हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ल्यूलिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टैटमैक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फेज स्पेस और सेकंड लेक्चर में हमें एनसेम्बल के बारे में पढ़ा था। तो ल्यूलिस थ्योरम समझने से पहले आपको फेज स्पेस और एनसेम्बल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये थ्योरम समझ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ल्यूलिस थ्योरम के इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले ये जो नाम है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर रखा गया है, जोसेफ ल्यूली। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया था 1838 के अंदर। जोसेफ ल्यूली ने क्लासिकल हैमिल्टोनियन का यूज करके ल्यूलिस थ्योरम को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करके बताया था या फिर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोडक्शन में आप यही लिखोगे कि ल्यूलिस थ्योरम नेम आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ ल्यूली। जोसेफ ल्यूली के नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया है। उसके बाद इन 1838 ल्यूलिस शो अनदर कनेक्शन हाउ टू यूज क्लासिकल हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन्स ये जो ल्यूलिस थ्योरम है वो क्लासिकल हैमिल्टोनियन का यूज करके और फिर मैथमेटिकली एक्सप्लेन की गई है। ये अभी हम देखेंगे कि ल्यूलिस थ्योरम के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। और क्लासिकल हैमिल्टोनियन क्या होते हैं हमारे पास? क्लासिकल हैमिल्टोनियन होते हैं क्यू आई डॉट इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई और पी आई डॉट इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली क्यू आई। ये हमारे पास क्लासिकल हैमिल्टोनियन होते हैं। इन दोनों हैमिल्टोनियन का यूज करके ल्यूलिस थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पे जो एच है वो क्या है? हैमिल्टोनियन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ल्यूलिस थ्योरम के अंदर हम पढ़ते क्या है, क्या स्टडी करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल थ्योरम है और इस थ्योरम के अंदर हम किसी भी हाइपर वॉल्यूम या किसी भी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर डेंसिटी का चेंज देखते हैं कि साथ टाइम के साथ डेंसिटी के अंदर कितना चेंज आता है, उसका डेरिवेशन हम ल्यूलिस थ्योरम के अंदर देखेंगे। तो इट इज ए मैथमेटिकल थ्योरम प्रपोज फॉर ए डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद टाइम। मींस डेंसिटी के अंदर चेंज देखेंगे, टाइम के साथ डेंसिटी में कितना चेंज आता है इन ए गिवन हाइपर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हाइपर वॉल्यूम क्या होता है? हाइपर वॉल्यूम होता है, हमने मान लिया हमारे पास एक फेज स्पेस है, ये हमने यहाँ पे एक फेज स्पेस मान लिया, या फिर आप इसको गामा स्पेस भी बोल सकते हो। और इसके 6 कोऑर्डिनेट होंगे कुछ मोमेंटम के। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे हमारे पास गामा स्पेस की? Q1, Q2 एंड सो ऑन, QF। और जो मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? P1, P2 एंड सो ऑन, PF। तो इस गामा स्पेस के अंदर हमने एक स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट यहां पे कंसीडर कर लिया। ये हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट माना और स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट को हमने गामा स्पेस बोला, तो इस स्मॉल से वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं डी गामा। और इस डी गामा स्पेस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? यहां पे गामा के क्या थे? Q1, Q2, Q3। तो ऐसे ही इसके डी गामा की हो जाएंगे हमारे पास डी गामा इक्वल टू dp1, dp2 एंड सो ऑन dpf हो जाएंगे। ये तो मोमेंटम के और पोजीशन के क्या होंगे? dq1, dq2 एंड सो ऑन dqf। ये दोनों एक साथ हैं इनटू में। तो आई होप आपको हाइपर वॉल्यूम पता लग गया होगा क्या होगा। तो हाइपर वॉल्यूम होता है टो स्पेस, गामा स्पेस के अंदर हम जो स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट मानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर वॉल्यूम बोलते हैं, या स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ल्यूलिस थ्योरम के हम दो पार्ट पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। हम जो फर्स्ट पार्ट है वो ही डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है ल्यूलिस थ्योरम का? ल्यूलिस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी के ऊपर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन फेज स्पेस। मींस फेज स्पेस के अंदर जो डेंसिटी है वो कंजर्व रहेगी और डेंसिटी क्या होगी? डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0। मीन्स टाइम के साथ डेंसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा फेज स्पेस के अंदर। मीन्स ये हमने यहाँ पे एक टो स्पेस माना, ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट माना। अगर मैं इसको मोशन में लेके आऊं तो मोशन के जब ये मोशन में आएगा तो इसकी डेंसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनिशियली भी इसकी डेंसिटी उतनी रहेगी और फाइनली भी उसकी डेंसिटी इतनी ही रहेगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस डी गामा स्पेस के अंदर या हाइपर वॉल्यूम स्पेस के अंदर या फिर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर टाइम के साथ डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये चीज हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बतानी है यहाँ पे। और जो सेकंड होगी इसी का
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी इन फेज पॉइंट इन फेज स्पेस इज 0। तो जो डेंसिटी के अंदर जो चेंज होगा फेज पॉइंट, यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट एक फेज स्पेस है और इसको हमने बोल दिया फेज पॉइंट। तो इस फेज पॉइंट की जो डेंसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस, और इसको हम डिनोट करेंगे डी बाई डी टी इंटू में डी गामा इक्वल टू 0। ये हम सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब हम इस पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट था डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0, इसको एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेज स्पेस। फेज स्पेस के अंदर डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये चीज भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक फेज स्पेस है, यहाँ पे हम फिर से एक फेज स्पेस मान के चल रहे हैं। ये हमने मान लिया हमारे पास एक फेज स्पेस है, और इस फेज स्पेस के अंदर हमने एक हाइपर वॉल्यूम मान लिया। ये हमने एक हाइपर वॉल्यूम मान लिया जिसको हमने नाम दे दिया डी गामा। तो इस डी गामा के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारे पास डी गामा के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे डी क्यू 1, डी क्यू 2 एंड सो ऑन डी क्यू एफ, और साथ में मोमेंटम के भी लिखेंगे तो डी पी 1, डी पी 2 एंड सो ऑन डी पी एफ। ये मोमेंटम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मैं स्मॉल से वॉल्यूम की, जो स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट माना है, इसकी हमने रो डेंसिटी मान ली यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो फंक्शन है किस किस का, Q का और P का। Q क्या है यहाँ पे, पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, और P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे हम ये बोल देते हैं जो डेंसिटी है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो डेंसिटी है, रो से भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, रो से लिखना चाहो या डी से लिखना चाहो। तो डेंसिटी यहाँ पे फंक्शन है Q का, P का एंड टाइम एक्सप्लिसिटी का, इन सब का फंक्शन है। अब ये जो स्मॉल सा रीजन हमने माना है, हाइपर वॉल्यूम जो माना है, इसके अंदर हमने निकालना है द नंबर ऑफ सिस्टम लाइन इन स्पेसिफिक रीजन। इस रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ सिस्टम लाई करेंगे, ये हमने निकालना है। तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है क्वांटिटी ऑफ ए मैटर डिवाइड बाय टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस। टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रखा है यहाँ पे, डी गामा। तो हमारे पास एक चीज आ जाएगी डी गामा, तो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। और क्वांटिटी ऑफ ए मैटर मीन्स इस रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो इस रीजन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसको हम बोल देते हैं डी एम। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एम बाय डी टाउ। ये क्या आ गई, सिस्टम की डेंसिटी। अब यहां से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालू मैं इस सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं। डीएम को मैं यहीं रख लू और डी टाउ को, सॉरी जो डी गामा है इसको इस तरफ लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, रो डी गामा आ जाएगा। तो ये आ गया इस नंबर, इस रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। इसका डायग्राम कैसे होगा, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे हमने एक फेज स्पेस माना और फेज स्पेस के अंदर हमने एक स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया। ये हमारे पास एक स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, Q1 है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट हमने माना है वो क्या है, Q1 प्लस DQ1। तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या था, Q1, और यहाँ पे Q1 प्लस DQ1। तो बीच का जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, DQ1। सेम एज इट इज यहाँ पे जो मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, P1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट माना है P1 प्लस DP1। और ये जो बीच का जो रीजन है ये क्या होगा, DP1। और इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला, और इस पॉइंट के ऊपर भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कहां से आई वो हम आगे अभी बताएंगे आपको। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। और इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ये स्मॉल सा वॉल्यूम एलिमेंट माना है तो इसको हम लिखेंगे डी गामा से। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, जैसे हमने पहले बताया था हमारे पास एक फेज स्पेस है, उस फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट क्या थे, Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qf तक थे। और मोमेंटम के थे P1, P2, P3। तो इस स्मॉल से गामा एलिमेंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डी गामा इज इक्वल टू DQ1, DQ2 और DQF, ये हो जाएंगे। और साथ में ये हमने किसके लिख दिए, मोमेंटम के। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। और यहां पे हमें क्या निकालना है कि इस तरफ से कुछ फेज पॉइंट एंटर कर रहे हैं और इस तरफ से कुछ फेज पॉइंट
इसको फेज स्पेस को या स्मॉल से वॉल्यूम एलिमेंट को छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि कितने फेज पॉइंट इसके अंदर, कितने पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और कितने पार्टिकल इस फेज पॉइंट को छोड़ के जा रहे हैं। तो यहां पे हमने मान लिया कंसीडर ए फेज पॉइंट एनी पॉइंट Q1 Q2 सो ऑन, हमने एक गामा स्पेस माना, उस गामा स्पेस के कुछ कोऑर्डिनेट्स माने, उस गामा स्पेस के अंदर हमने एक हाइपर वॉल्यूम माना, एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट माना डी गामा, और उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे DQ1 DQN सो ऑन, कुछ मोमेंटम के होंगे। एट एनी इंस्टेंट द नंबर ऑफ DM फेज पॉइंट, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर या उस हाइपर वॉल्यूम के अंदर, तो DM इक्वल टू, DM क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे ये जो D ले रखा है वो डेंसिटी है, वहां पे हमने रो लिया था, यहाँ पे हमने D लिया है, आप चाहो तो रो भी ले सकते हो। और जो D है वो किसका फंक्शन है, Q का, P का एंड T का, और ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और ये वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए है, D गामा के लिए। तो D गामा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DQ1 DQ2 और सो ऑन DQF, और साथ में DPF। तो इतने नंबर ऑफ पॉइंट हैं, ये हमने डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फेज स्पेस के अंदर निकाला था, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये कह रहा है ये जो नंबर हमने निकाला है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है फेज पॉइंट के अंदर। दिस नंबर विल चेंज विद टाइम ड्यू टू द फ्लो ऑफ फेज पॉइंट। तो फेज पॉइंट के फ्लो करने के कारण ये जो नंबर निकाला है इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, मीन्स कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से एंटर करेंगे फेज पॉइंट के अंदर या स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, कुछ यहां से लीव करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ, इसको मैथमेटिकल कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसका जो डायग्राम माना है, लेट अस कंसीडर टू फेस नॉर्मल टू Q1 एक्सिस विद कोऑर्डिनेट्स Q1 प्लस DQ1। तो यहाँ पे हमने टू फेस मान लिया, एक फेस हमारे पास ये है जिसके अंदर जहां से एंटर करेंगे, दूसरा फेस हमने यहां पे मान लिया। जो फर्स्ट फेस है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, Q1, ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, और जो सेकंड है वो कितना है, Q1 प्लस DQ1, ये Q1 एक्सिस की ओर था। अब मैं बात करूं P एक्सिस की ओर, मोमेंटम एक्सिस की ओर, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर भी होंगे, P1 और P1 प्लस DP1। तो यहां पे ये सब चीजें हमने बता रखी है। अब द नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटरिंग द फर्स्ट फेज इन टाइम DT। अब ये जो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से एंटर कर रहे हैं इस फेज से, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे एंटर करेंगे वो वाले हम देखते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल फर्स्ट फेज से जो एंटर कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, D डेंसिटी, और ये क्या है Q1 डॉट DT, और साथ में DQ2 DQ3 ये सो ऑन चलता रहेगा। अब ये वाली टर्म हमारे पास कहां से आई, और बाकी तो हमारे पास ऑलरेडी था पीछे, यहां पे तो था हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DM इक्वल टू D Q1 Q2 Q3 और P1 P2 एंड PF ये लिख सकते हैं, और साथ में ये D टाउ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो Q1 है, Q1 क्या है, यहाँ पे पोजीशन है, और पोजीशन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू V इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये क्या जाएगा हमारे पास, हमें क्या निकालना है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम यहाँ पे Q से लिखते हैं, Q1, और ये क्या जाएगा हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू V बाय T। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हमने किससे लिख दिया, वेलोसिटी को लिख दिया हमने Q डॉट से, Q1 डॉट से, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट Q1 जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने यहाँ पे उसका जो पोजीशन है वो निकाला है, या फिर हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर हमने वेलोसिटी निकाला है कितना होगी। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालेंगे, बाद में इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर Q1 पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो कितना आ जाएगी, Q1 DT, और साथ में DQ2 सो ऑन, ये एंड तक चलता रहेगा। तो इतने नंबर ऑफ पॉइंट यहां से क्या एंटर करेंगे। अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ पॉइंट यहां से लीव करेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने ये निकाल लिया कि जो इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या होगी, ये हमने मान लिया वेलोसिटी Q1 इक्वल टू Q बाय DT। DT क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या है वेलोसिटी, और ये क्या है Q। तो हमारे पास होता क्या है, रो इक्वल टू या D इक्वल टू Q1 Q2 Q3। तो इस Q1 की हमने वैल्यू निकाल ली, Q1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास,
Q1 dt। और ये वैल्यू कैसे निकाली हमने, सिंपली जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने ये निकाल लिया। Q यहीं रखा, dt को हम उस तरफ लेके गए तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो Q1 इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे जो Q1 है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है। और ये किस डायरेक्शन में हमने निकाली है, ये Q1 की डायरेक्शन में। Q1 की डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, इस डायरेक्शन के अंदर हमने ये वेलोसिटी निकाली है। तो ये नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे पहले फेज के ऊपर एंटर कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे लीव करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे Q1 पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो ये थी, और Q से जब हम Q1 से जब Q1 प्लस dQ1 के ऊपर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो इस वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होके हमारे पास आके आएगा, और वो टर्म आएगी ये। अब हम बात करते हैं ये वाली टर्म हमारे पास कैसे आई, Q1 डॉट प्लस करली Q1 डॉट बाय करली Q1 dQ1, और ये वाली टर्म हमारे पास कहां से आई ये भी हम देखते हैं अभी। तो हमने जो वेलोसिटी निकाली है Q1, हम ये वाला देख रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो पोजीशन है वो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास किसका फंक्शन है, वेलोसिटी हमारे पास फंक्शन है Q1 का और साथ में टाइम का। तो यहाँ पे हम आइलर थ्योरम का यूज करेंगे, और आइलर थ्योरम का यूज करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, करली Q1 डॉट बाय एक बार Q1 के रिस्पेक्ट में करली Q1 इंटू dQ1 प्लस अब t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा करली Q1 डॉट बाय करली t इंटू में dt आ जाएगा। अब हम ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये डॉट है मीन्स टाइम डेरिवेटिव का रखा, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, करली Q डॉट आई की जगह हम लिख सकते हैं करली Q बाय dt, या फिर dQ बाय dt हम यहां पे लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट की जगह हम यही लिखेंगे। तो यहां पे इस पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, यहां पे आ जाएगा करली, और इसकी जगह हम लिख रहे हैं करली Q बाय करली dt, और साथ में इंटू में डिवाइड में क्या है, करली t भी है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया करली t और इंटू में dt। अब ये dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा करली Q बाय करली t। मीन्स इस पार्ट को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, करली Q बाय करली t। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिखेंगे, और फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिखेंगे, करली Q आई डॉट इक्वल टू करली Q आई और dQ आई प्लस में करली Q आई इंटू dt। सॉरी, यहां पे आएगा करली t। तो यही वाली टर्म हमने वहां पे ऊपर निकाल रखी है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, टाइम डेरिवेटिव है तो इसको लिखेंगे करली Q1 डॉट डिवाइड बाय करली Q1 dQ1, और इस टाइम डेरिवेटिव है तो इसको लिख सकते हैं करली Q1 डॉट। ये वाली टर्म हमने यहाँ पे ऊपर निकाल रखी है Q1 डॉट, और इनटू में करली Q1 बाय ये की टर्म हमने यहाँ पे निकाल रखी है इनटू में dt। तो अब हम निकालेंगे कि सेकंड पॉइंट पे से जो सेकंड फेस है इसके ऊपर से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से छोड़ के जाएंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ फेज पॉइंट लिविंग द अपोजिट फेस Q1 प्लस dQ1। तो हमारे पास सेकंड फेस कौन सा है, Q1 प्लस dQ1। तो इससे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से लीव करके जाएंगे, वो कितने होंगे हमारे पास, ये वाली टर्म हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो छोड़ के जाएंगे। ये वाली टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये वाली टर्म निकालनी, ये वाली टर्म यहाँ पे कहां से आई, तो हमें पता है जो डेंसिटी है वो हमारे पास किस किस का फंक्शन है, वो फंक्शन है Q का, T का, P का, और साथ में टाइम का भी। तो जो P और T का जो फंक्शन है इन दोनों को हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, क्योंकि हम किस डायरेक्शन के, किस एक्सिस के अंदर देख रहे हैं, Q1 एक्सिस के अंदर देख रहे हैं। P1 एक्सिस के अंदर देखते हैं तो हम P और T को 0 नहीं करते। तो P और T के अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं, किसमें, Q1 एक्सिस में। तो हम Q का लेके चलेंगे, बाकी तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो D है वो किसका फंक्शन है, ओनली Q का फंक्शन है। तो यहाँ पे अब इसमें भी अगर हम आइलर थ्योरम लगाएं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास, ये मिलेगा हमें करली D बाय
करली क्यू आई और इनटू में डी क्यू आई। ये हमने सेकंड पॉइंट के ऊपर डेंसिटी निकाल ली और हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारी डेंसिटी है वो क्या है, डी है। और इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो उस डेंसिटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा, जो ऐड होने वाली टर्म होगी इस डी के अंदर वो क्या होगी, ये होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डेंसिटी सेकंड पॉइंट है जो हमारे पास, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारी डेंसिटी क्या आएगी, ये हमें मिल जाएगा डी प्लस, और ये वाला पार्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे करली डी बाय करली क्यू आई और इंटू डी क्यू आई। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर हमें ये डेंसिटी मिल जाएगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम ये वाली जो टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हायर टर्म आएगी उसको हम यहां पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी। हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, डी का सबसे पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डी का मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, फिर इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ किया। जो हायर ऑर्डर टर्म आएगी, सेकंड ऑर्डर जो टर्म आएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हायर ऑर्डर टर्म आएगी सेकंड ऑर्डर की, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम ये जो इक्वेशन आई है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये थी हमारे पास। अब इसके अंदर से इस टर्म के अंदर से हम ये नेग्लेक्ट करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद जो ये डी क्यू 1 है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बाकी की टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी। और इसके इनटू में ये जो टर्म है ये वाली, ये एज इट इज यहाँ पे आएगी। इनटू में यहाँ पे लिख देते हैं हम डी टी और डी क्यू 2, सो डी क्यू एफ ये, और इनटू में डी पी 1 डी पी 2 सो ऑन डी पी एफ तक। जब इक्वेशन नंबर 3 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस होने के बाद डी करली क्यू 1 डॉट करली क्यू 1, यहाँ पे क्यू 1 आएगा और प्लस में डी क्यू 1 दोनों में है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा करली डी बाई करली क्यू 1 और इनटू में क्या है क्यू 1 डॉट ये ब्रैकेट, और कॉमन क्या निकाला था हमने यहाँ पे, डी क्यू 1 दोनों में कॉमन है। तो ये हमने किसके टर्म में निकाल लिया, पोजीशन की टर्म में निकाल लिया। जो क्यू की टर्म थी उसमें हमने यहाँ पे निकाल लिया। पी की टर्म में निकालेंगे तो बिल्कुल एज इट इज पी की टर्म में आएगा। सिमिलर ठीक हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे जहां पे क्यू है वहां पे हम पी लिख देंगे और जहां पे Q1 डॉट है वहां पे हम P1 डॉट लिख देंगे। तो ये पी की टर्म में आ जाएगा हमारे पास डी करली P1 डॉट इक्वल टू करली P1 प्लस करली डी बाय करली P1 और इनटू में P1 डॉट और साथ में dP1। तो यहां पे हमने एक बार पोजीशन की टर्म में निकाला एनर्जी, एक बार हमने किसकी टर्म में निकाला, P की टर्म में निकाला, एक बार Q की टर्म में एक बार P की टर्म में। अब हम दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो Q1 कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लिया हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन और P कोऑर्डिनेट के लिए भी यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ऐड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको 0 के इक्वल मान लेंगे और यहाँ पे जो क्लासिकल हैमिल्टोनियन है उनकी वैल्यू रखेंगे। उनकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो 0 के इक्वल आ जाएगी और कौन सी टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म बच जाएगी। इस टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया, इसमें हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके बताया क्लासिकल हैमिल्टोनियन में, और ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी करली टी बाई करली टी एट ए फिक्स पॉइंट। तो ये वाली टर्म हमने एज इट इज यहाँ पे निकाल ली और किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो वैल्यू है करली टी बाई करली टी प्लस ये वाली, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी। और यहां से प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारे पास डेंसिटी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है किसी भी फेज पॉइंट या किसी भी हाइपर वॉल्यूम के अंदर। तो ये था फर्स्ट पार्ट कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी का। कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो वो हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू।